ये क्वेश्चन जेई एडवांस में पूछा हुआ है 2014 में। तो 2014 का क्वेश्चन है जो कि आईआईटी ने पूछा था। तो बेसिकली ये डी अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। डी अरेंजमेंट जो टॉपिक अपन पढ़ते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, ठीक है, जो ये लास्ट टॉपिक अपन पढ़ते हैं, तो डी अरेंजमेंट का सवाल है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन में बोला है कि देयर आर 6 कार्ड्स एंड 6 एनवेलप्स, ठीक है। तो 6 कार्ड्स हैं, 6 एनवेलप्स हैं, ठीक है, नंबर्ड 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एंड कार्ड्स आर टू बी प्लेस्ड इन एनवेलप्स सो डैट ईच एनवेलप कंटेन्स एग्जैक्टली 1 कार्ड एंड नो कार्ड इज प्लेस्ड इन द एनवेलप बियरिंग द सेम नंबर, ठीक है। मोर ओवर द कार्ड नंबर 1 इज ऑलवेज प्लेस्ड इन एनवेलप नंबर 2। तो नंबर ऑफ वेज इट कैन बी डन। तो ये जो क्वेश्चन है ये हम जो पढ़ाते हैं लेटर और एनवेलप वाले एग्जाम्पल से पूरा वैसा ही सवाल है। तो अपन उसको देखिए, क्वेश्चन में कार्ड्स बोल रहा है, तो कार्ड्स की जगह मैं अगर लेटर भी यूज़ करूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सवाल ये है कि अपने पास एक्चुअल में 6 लेटर्स हैं, ठीक है। वी हैव 6 लेटर्स, है ना। वी हैव 6 लेटर्स एंड वी हैव 6 एनवेलप्स। वी हैव 6 लेटर्स एंड वी हैव 6 एनवेलप्स, ठीक है। अब बोल ये रहा है कि हर एक एनवेलप में एक ही लेटर डाल सकते हैं, एक एनवेलप में एक ही लेटर आ सकता है, बिल्कुल सही बात है। और लेटर 1 का जो करेक्ट एनवेलप है वो E1 है, राइट। लेटर 2 का जो करेक्ट एनवेलप है वो E2 है, सही बात है। लेटर 3 का जो करेक्ट एनवेलप है वो E3 है, राइट। लेटर 4 का करेक्ट एनवेलप E4 है। सिमिलरली लेटर 5 का करेक्ट एनवेलप E5 है और L6 का करेक्ट एनवेलप E6 है, सही बात है। अब बोल रहा है कि लेटर्स को एनवेलप में प्लेस करना है, ठीक है। लेटर्स को एनवेलप में प्लेस करना है इन सच अ वे कि हर एक लेटर अपने गलत गलत एनवेलप में चले जाए। मतलब L1 जो है ना वो E1 में नहीं जाना चाहिए, राइट, और L2 E2 में नहीं जाना चाहिए, है ना। वैसे ही L3 E3 में नहीं जाना चाहिए, है ना। वैसे ही सिमिलरली L6 E6 में नहीं जाना चाहिए। तो ये बेसिक डी अरेंजमेंट का सवाल होता अपना, ये जो है ना अपना बेसिक डी अरेंजमेंट का सवाल होता। बस इस क्या किया है ना, इसने क्या किया, क्वेश्चन वाले ने क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया, बस एक ना मॉडिफिकेशन कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन में बस एक मॉडिफिकेशन कर दिया है। मॉडिफिकेशन क्या है, वो बोल रहा है कि जो लेटर 1 है, जो लेटर 1 है वो एनवेलप 2 में ही जाएगा। तो उसने ये चीज़ फिक्स कर दी। उसने क्या किया, बोल दिया कि भैया L1 तो E2 में ही जाएगा, फिक्स है, फिक्स है भैया। फिक्स क्या कर दिया कि L1 E2 में ही डालना है। तो ये कंडीशन फिक्स कर दिया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। चलिए इसको अप्रोच कैसे करेंगे हम। अगर L1 E2 में फिक्स हो गया है तो अगर L2 के बारे में मैं सोचूं तो L2 का जो करेक्ट एनवेलप था वो तो ब्लॉक हो गया। अगर मैं L1 को E2 में डाल दिया तो ये तो गेम ही ख़त्म है, इनका तो काम हो चुका है। तो इसको तो साइड कर देता हूँ अब, राइट। तो अब मेरे पास बचा क्या, अगर L1 E2 में चला गया तो मेरे पास बचे कितने बेटा, मेरे पास 5 लेटर बचे, L2 L3 L4 L5 और L6। मेरे पास एनवेलप बचा E1 E3 E4 E5 और E6, सही बात है। ध्यान से देखना, मैं L1 E2 में डाल दिया हूँ तो ये तो कहानी ख़त्म हो गई ना। L1 E2 में चला गया तो दोनों को उठा साइड कर दो अब, तो ये वाले तो ख़त्म हो गए। अब बचे कौन, 5 लोग, उन पे बात कर लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो अब देखो, अगर L2 E1 में चला गया, मान लो L2 E1 में चला गया, दो केस बना लेते हैं। L2 या तो E1 में जाएगा या तो L2 E1 में नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, इससे क्या ये वाले आपस में ख़त्म हो जाते हैं, है ना, ठीक है क्या। तो मैं अगर ऐसा मान लूँ कि L2, ऑब्वियस सी बात है कि L1 E2 में जा चुका है, ऐसा मान लेता हूँ कि L2 अगर E1 में चला गया तो ये लोग ख़त्म हो जाते। तो ये बस 4 बचता है यहाँ पे, तो 4 लेटर बचते, 4 एनवेलप बचते, तो यहाँ पे डी अरेंजमेंट ऑफ 4 हो जाता। सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा मान लेता हूँ कि L2 E1 में चला गया। अगर L2 E1 में चला गया तो ये गेम ही ख़त्म हो गया। तो एक फर्स्ट केस मान लेता हूँ कि L2 E1 में चला गया, ठीक है। या ऐसा लिख देता हूँ L2 goes to E1, L2 goes to E1। अगर L2 goes to E1 हो गया तो बेटा अब ये देखो, ये 4 लेटर बचे और 4 एनवेलप बचे और हर एक लेटर अपनी करेक्ट,
तो जो 4 लेटर मेरे पास बचे यहाँ पे, मेरे पास क्या बचा देखो बेटा ध्यान से, L3 L4 L5 L6, और एनवेलप क्या बचे E3 E4 E5 E6। तो जो मेरे पास 4 लेटर्स बचे, मेरे पास उसके करस्पॉन्डिंग ही 4 एनवेलप्स बचे। अब मैं चाहता हूँ हर एक लेटर अपने गलत एनवेलप में चले जाए, तो ये तो सिंपल डी अरेंजमेंट ऑफ 4 है, राइट। बहुत अच्छी बात है, मज़ा आ गया। तो अगर L2 E1 में चला गया तो सीधा सीधा मेरे पास ये 4 लेटर 4 एनवेलप बचे। तो इस केस में तो सीधा सीधा जो है ना L2 E1 में चला गया तो 4 लेटर्स बच गए मेरे पास, है ना, एंड 4 एनवेलप्स बच गए, और वो भी करेक्ट नंबरिंग वाले, सब करस्पॉन्डिंग बचे। तो सब लेटर्स को गलत गलत में डालना है, तो ये तो डी अरेंजमेंट ऑफ 4 हो गया। सही बात है ना, ये तो डी अरेंजमेंट ऑफ 4 हो गया, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इस केस में आंसर क्या आ जाएगा, D4 ही आ जाएगा सीधा सीधा। इस केस में आंसर क्या आ जाएगा बेटा, D4 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है 4 लेटर्स को 4 एनवेलप्स में प्लेस करना है, सब अपने गलत गलत में, तो D4 विच इज़ 9। तो अगर L2 E1 में चले जाएगा तो इस केस में D4 आंसर आ जाएगा विच इज़ 9। D4 आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, वही आता है 4 फैक्टोरियल इंटू में 1 - 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल, है ना, -1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको 9 मिल जाएगा, तो वो याद रहना चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। देखो यहाँ पे एक गेम समझना है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि L2 E1 में जाएगा। अगर L2 E1 में चला गया तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, और ये 4 लेटर 4 एनवेलप बन के ये D4 वाला केस बन जाएगा। लेकिन अगर L2 E1 में नहीं गया, अगर L2 E1 में नहीं गया तो क्या होगा, वो भी देखने वाली बात है, राइट। तो अब आप सोचो, एक अगर मैं आपको एक बेसिक कंडीशन बताता हूँ, देखो है ना, एकदम बहुत ही मैं आपको एकदम खतरनाक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ डी अरेंजमेंट का एकदम। देखिए, इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से सॉल्व करूँगा, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। एक मेथड 1 से सॉल्व करूँगा, एक मेथड 2 से सॉल्व करूँगा। ठीक है, मेथड 1 में डिस्कस कर रहा हूँ, इसके बाद अपन मेथड 2 पे आएंगे। पहले अपन मेथड 1 को अच्छे से समझ लेते हैं। ये गारंटी दे रहा हूँ कि अगर ये क्वेश्चन को आप, मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से समझ लोगे, आपको डी अरेंजमेंट का कोई भी क्वेश्चन देगा एडवांस लेवल पे, आप डील कर लोगे और आपसे वो हो जाएगा, इस बात का पूरा विश्वास है। चलिए, कंसेप्ट ये होता है कि जो अगर अपने पास मान लो 4 लेटर्स हैं, है ना, अपने पास मान लो 4 लेटर्स हैं और अपने पास 4 एनवेलप्स हैं। ठीक है भाई, अगर हमारे पास 4 लेटर्स हैं 4 एनवेलप्स हैं, देखिए डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला कब वैलिड रहता है, डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला कब वैलिड रहता है। ऐसे आप पता है, कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि L1 के लिए E1 होना चाहिए, L2 के लिए E2 होना चाहिए, L3 के लिए E3 होना चाहिए और L4 के लिए E4 होना चाहिए। तो करेक्ट नंबरिंग वाले एनवेलप मौजूद होने चाहिए, तभी D4 लगेगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि L1 के लिए E1 होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। बस ये है कि 4 लेटर होने चाहिए, जैसे 4 का एग्जांपल ले रहा हूँ, 4 लेटर है 4 एनवेलप है। कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये वाला लेटर किसी पर्टिकुलर एनवेलप में नहीं जा सकता, ये वाला लेटर किसी पर्टिकुलर एनवेलप में नहीं जा सकता, ये वाला लेटर किसी पर्टिकुलर एनवेलप में नहीं जा सकता। सिमिलरली ये वाला लेटर भी किसी पर्टिकुलर एनवेलप में नहीं जा सकता। तो हर एक लेटर के पास एक एक कंडीशन है कि वो एक एक पर्टिकुलर एनवेलप में नहीं जा सकता। उस केस में डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला लग जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सर यहाँ 1 है तो यहाँ 1 रहना चाहिए, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 रहना चाहिए, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 रहना चाहिए, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 रहना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको मुद्दे की बात बता रहा हूँ जो आपको बहुत कम लोग बताएंगे। कंडीशन ये है कि कोई भी लेटर कोई पर्टिकुलर एनवेलप में नहीं जाना चाहिए, बस इतनी सी कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए। ठीक है, कंडीशन ये है कि अ पर्टिकुलर लेटर cannot go to a particular envelope, right? A particular letter cannot go to a particular envelope। अगर ये चीज़ हर लेटर के साथ ट्रू है कि ये लेटर इसमें नहीं जा सकता, 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 तो आप इस केस में डी अरेंजमेंट ऑफ 4 लगा दोगे, कोई तकलीफ नहीं। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। अच्छा, अब अगर मैं इसको आप देखो, ये कॉन्सेप्ट ब्रह्मास्त्र है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही शानदार चीज़ है, मज़ा आ जाएगा। मेथड 2 मेथड 1 दोनों आपको मज़ा आ जाएगा अगर आप ध्यान से समझते हो तो। ये कॉन्सेप्ट ठीक है भाई।
अब मैं अपने केस में अगर देखूं, है ना, मेरे को जैसे जैसे सवाल पूछा, इस क्वेश्चन में ब्रेनस्टॉर्मिंग करना बहुत ज़रूरी है, आपको पूरा मज़ा आ जाएगा। देखो भाई, मेरे को सवाल में क्या बोला, मेरे को बोला कि L1 को A2 में जाना ही पड़ेगा। तो मैं फिक्स कर दिया कि ठीक है भैया, तो इसमें चला जा, ये बात ही ख़त्म हो गई, बात ही ख़त्म। अब L2 के पास मैं बोलूँगा भाई दो रास्ते हैं, या तो तू E1 में जाएगा या तो तू E1 में नहीं जाएगा। आप बोलोगे सर E1 क्यों ले रहे हो, ये वाले क्यों नहीं ले रहे हो? ऐसा इसलिए क्योंकि E1 को लूँगा ना, अगर L2 E1 में चला गया तो ये ख़त्म हो जाएगा और यहाँ D4 लग जाएगा सीधा सीधा। तो ये D4 तो सीधा सीधा दिखता है। तो देखो L2 E1 में जाएगा या नहीं जाएगा। तो ऐसे सोचो कि L2 सपोज E1 में नहीं जाएगा, मतलब आप सोचो अगर L2 का यहाँ पे E2 होता, अगर ये वाला ख़त्म हो जाता, अगर L1 E1 में चला, सपोज अपने पास ये होता ही नहीं, सिर्फ इतने 5 होते, तो क्या D5 लग जाता? D5 लग जाता, क्योंकि 5 लेटर 5 एनवलप में तो D5 लग सकते हैं। हाँ सर लग सकते हैं, एकदम सही बात है। तो आप सोचो, तुम सोचो L6 E6 में नहीं जा सकता, L5 E5 में नहीं जा सकता, L4 E4 में नहीं जा सकता, L3 E3 में नहीं जा सकता और L2 E2 में नहीं जा सकता, राइट? बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ। तो हर एक लेटर कोई पर्टिकुलर एनवेलप में नहीं जा सकता, ये मेरी कंडीशन है। हाँ सर बहुत बढ़िया बात है। अब मुद्दे की बात ये है कि ये चारों लेटर के पास अपनी अपनी कंडीशन है कि भाई तू इसमें नहीं जा सकता, तू इसमें नहीं जा सकता, तू इसमें नहीं जा सकता, तू इसमें नहीं जा सकता। ठीक है भाई, अब देखो L2 जो है ना, L2 पे फोकस। अब L2 अगर E1 में चला गया तो ये तो पूरा ख़त्म हो गया, तो यहाँ तो D4 लगना तय है। बहुत अच्छी बात है। तो L2 या तो E1 में जाएगा या तो E1 में नहीं जाएगा। तो अगर मैं ये कंडीशन डाल दूं कि L2 E1 में नहीं जा सकता, L2 E1 में नहीं जा सकता, तो ये तो सेम वैसे ही हो गया ना कि L3 E3 में नहीं जा सकता, L4 E4 में नहीं जा सकता, L5 E5 में नहीं जा सकता, L6 E6 में नहीं जा सकता। तो ये चारों के जैसा ही तो ये हो गया कि L2 E1 में नहीं जा सकता, तो ये भी एक लेटर और एक एनवेलप का काम करेगा, ये वाला भी एक लेटर और उसका करेक्ट एनवेलप के जैसा ही काम करेगा, क्योंकि कंडीशन है L2 E1 में नहीं जा सकता, राइट? तो आप सोच के देखो, अब अपना काम बन गया, राइट? तो जो सेकंड केस में यहाँ पर ले रहा था, ठीक है भाई, सेकंड केस क्या था कि L2 cannot go to E1। तो इसमें बेटा मुद्दा क्या है? L2 E1 में नहीं जा सकता, L3 E3 में नहीं जा सकता, L4 E4 में नहीं जा सकता, L5 E5 में नहीं जा सकता, L6 E6 में नहीं जा सकता। तो अब आप सोचो ना, अब क्योंकि देखो L2 E1 में नहीं जा सकता मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? तो ये तो वही बात हो गई ना कि 5 लेटर हैं और 5 एनवेलप हैं, तो ये तो सीधा सीधा डी अरेंजमेंट ऑफ 5 है, और डी अरेंजमेंट ऑफ 5 आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 44। आप करके देख लेना, है ना? आपको अगर फिर याद नहीं है, फॉर्मूला लगा लेना, 5 फैक्टोरियल इंटू 1 - 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, -1/3 फैक्टोरियल, प्लस 1/4 फैक्टोरियल, -1/5 फैक्टोरियल। सॉल्व करने से आता है 44, राइट? तो ये तो सीधा सीधा डी अरेंजमेंट ऑफ 5 है, विच इज़ 44, राइट? तो दो ही सिचुएशन पॉसिबल है, आप सोच के देखो ना, दो ही सिचुएशन पॉसिबल है यहाँ पे, दो ही सिचुएशन पॉसिबल है। L2 या तो E1 में जाएगा या तो L2 E1 में नहीं जाएगा। तो सोचो ना कितना मस्त कर दिया। अगर L2 E1 में चला गया, अगर L2 E1 में चला गया तो L2 E1 में चले गए ये तो, और L1 E2 तो ये दोनों तो ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि ये इसमें चला गया, ये इसमें ऑलरेडी जा चुका है, तो ये लोग ख़त्म। तो अगर L2 E1 में चला गया तो सीधा सीधा D4 आंसर, क्योंकि 4 लेटर 4 एनवेलप, सबको गलत गलत में भेजना है, D4 बात ही ख़त्म। तो या तो ये होगा, तो या तो L2 E1 में जाएगा या तो L2 E1 में नहीं जाएगा। अगर L2 E1 में चला गया तो मेरा आंसर D4 आ जाएगा, क्योंकि 4 लेटर 4 एनवेलप का डी अरेंजमेंट करना है। और अगर L2 E1 में नहीं जाता, मतलब L2 E1 में नहीं जा सकता, तो ये वैसा ही हुआ कि L3 इसमें नहीं जा सकता, ये तो सीधा सीधा डी अरेंजमेंट ऑफ 5 है,
जो कि मैं यहाँ पे निकाल चुका हूँ। तो सीधा सीधा है भाई, सही है ना। तो मैं बस अब दोनों केसेस को ऐड कर दूंगा। अगर या तो L2 E1 में जाएगा या तो L2 E1 में नहीं जाएगा, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। सही बात है ना। तो अगर ध्यान से मैं देखूं इस क्वेश्चन को, तो अगर मैं आपको समरी बता दूं, या तो L2 E1 में जाएगा या तो L2 E1 में नहीं जाएगा, या तो जाएगा या तो नहीं जाएगा। अगर चला गया तो 4 बचेंगे, D4 हो जाएगा। और अगर नहीं गया तो ये एक तरीके से इसका E2 डैश के जैसा हो गया ये, क्योंकि ये इसी का करेक्ट एनवेलप के जैसा बिहेव हो रहा है, क्योंकि ये इसमें नहीं जा सकता। तो इस केस में D5 आएगा। D5 क्यों आएगा मैंने आपको बता दिया। अगर L2 E1 में नहीं, तो यहाँ पे मैंने देखो आपको मस्त बता दिया ना, समझा दिया एकदम यहाँ ज़बरदस्त एकदम, कि L2 E1 में नहीं जा सकता, L3 के पास तो ऑलरेडी कंडीशन है कि वो E3 में नहीं जा सकता, तो ये पाँचों लोग किसी पर्टिकुलर एनवेलप में नहीं जा सकते, तो ये तो सीधा सीधा D5 है। तो L2 E1 में चला गया तो सीधा सीधा D4, और L2 E1 में नहीं जा सकता तो ये D5 है, क्योंकि हर एक लेटर के लिए कोई पर्टिकुलर एनवेलप है जिसमें वो नहीं जा सकता। तो या तो ये होगा या तो ये। तो कभी भी या आता है या मतलब और मतलब प्लस। तो या तो ये तो दोनों केसेस के वेज ऐड हो जाएंगे। तो D4 से 9 आ जाएगा, यहाँ से 44 आ जाएगा, तो 9 + 44 से आपको मिल जाएगा 53, विच इज़ द आंसर। 53 आ जाएगा भैया, 53 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एकदम शानदार, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। 53 इसका आंसर है। ये मेथड अगर आप समझ गए, मतलब आपको डी अरेंजमेंट का पूरा एकदम जड़ पकड़ में आ गई है। और मैं एक और आपको बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बताता हूँ, एकदम शानदार मेथड 2 में तो और दिल खुश हो जाएगा। ठीक है भाई, मुद्दे की बात ये है कि L1 है, L2 है, L3 है, L4 है, L5 है, L6 है भैया, E1 भी है ना, E1 भी है, E2 भी है, E3 भी है, E4 भी है, E5 भी है, E6 भी है। उसने बोला है, अब देखो अगर मान लो कुछ भी कंडीशन नहीं होती, मैं बस आपको इतना बोल रहा हूँ, देखो 6 लेटर है, 6 एनवेलप है, टोटल देखा जाए 6 लेटर्स हैं और 6 एनवेलप्स हैं। बहुत अच्छी बात है भैया। तो डी अरेंजमेंट ऑफ 6 लग जाएगा ना। डी अरेंजमेंट ऑफ 6 आप लगाओगे, 6 फैक्टोरियल ब्रैकेट में 1 - 1/1 फैक्टोरियल। बेटा D6 की वैल्यू तो याद कर लेना, मैं बोल रहा हूँ 265 आती है, याद कर लोगे। आता कैसे है, वही यार 6 फैक्टोरियल, मैं लिख के बता देता हूँ फॉर्मूला। ब्रैकेट में 1 - 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, -1/3 फैक्टोरियल, +1/4 फैक्टोरियल, -1/5 फैक्टोरियल, ऐसे करके जो फॉर्मूला बाजी कर लेना यार, उसका लगा देना फॉर्मूला। तो इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 265। बहुत अच्छी बात है। कंसेप्ट पकड़ते हैं, आइए कंसेप्ट पकड़ते हैं। कंसेप्ट ये है कि भाई अगर मैं आपको बोलता हूँ कि हर एक लेटर को गलत गलत में भेजना है, गलत एनवेलप में भेजना है, अच्छा तो सर कंडीशन ये है कि सर L1 E1 में नहीं जा सकता। तो L1 के पास सर कितनी चॉइस है भैया, वो इसमें जा सकता है, L1 E2 में जा सकता है, E3 में जा सकता है, E4 में जा सकता है, E5 में जा सकता है, E6 में जा सकता है। हाँ सर बहुत बढ़िया। तो बेटा उसके पास कितनी चॉइस, L1 के पास कितनी चॉइस, अगर मैं ध्यान से आपसे यहाँ पे पूछूँ, एकदम समझना मज़ा आ जाए, एकदम शानदार ज़बरदस्त। L1 के पास कितनी चॉइस है बेटा, इसके पास 5 चॉइस है। L1 के पास 5 चॉइस है। 5 चॉइस कौन सी भैया, E2 भी जा सकता, सही है ना। 5 चॉइस कौन सी E2 में जा सकता है, E3 में, E4 में, E5 में, ये पाँचों में जा सकता है, क्योंकि बस इसमें नहीं जा सकता। अच्छा ये बताओ, क्या पाँचों में जाना इक्वली लाइकली है। मैं बोल रहा हूँ L1 के पास 5 चॉइस है एंड ऑल आर इक्वली लाइकली, ऑल द चॉइसेस आर इक्वली लाइकली। क्या सब में जाने की प्रोबेबिलिटी सेम है भाई। वो बोल रहा है मेरे को इसमें नहीं जाना, बाकी वो ऐसा थोड़ी कि वो E2, ऐसा थोड़ी कि L1 E1 को प्रेफरेंस दे देगा कि भैया ये तो मेरे पास में, तो यहाँ चले जाऊँगा, ऐसे तो होगा नहीं यार। ये बोलेगा E2 में भेज दो मेरे को, E3 में भेज दो, E4 E5 E6, बोलेगा मेरे को कोई मतलब नहीं भैया, ये सब मेरे गलत एनवेलप हैं, मेरे को भैया आप किसी में भी भेजो, मेरे को क्या ही फ़र्क पड़ता है, बस गलत वाले में भेजना, मेरे को इसमें मत भेजना। तो बोल रहा है भैया मेरे पास 5 चॉइस है, ऑल आर इक्वली लाइकली, सही बात है। तो मेरे को बताओ D6 का जो आंसर होगा, सीधी सी बात है, D6 का जो आंसर होगा यार, उस आंसर में ये 265 वेज में आएगा, मतलब 265 वेज हैं इसके, ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो 265 वेज हैं, ध्यान से समझना, एकदम ज़बरदस्त शानदार चीज़ बताने वाला हूँ, मेरे को तो बहुत ज़्यादा फील आ रहा है।
ये अगर 265 वेज हैं तो मुझे बताओ ये वेज में क्या क्या होगा। इसमें कुछ वो होंगे जिसमें L1 E2 में चला गया होगा, कुछ वो होंगे जिसमें L1 E3 में चला गया होगा, कुछ वो होंगे जिसमें L1 E4 में चला गया होगा, कुछ वो होंगे जिसमें L1 E5 में चला गया होगा, कुछ वो होंगे जिसमें L1 E6 में चला गया होगा। सही बात है। एंड मैं बोल रहा हूँ ऑल आर इक्वली लाइकली, ऑल द वेज आर इक्वली लाइकली। तो मैं ये बोल रहा हूँ L1 अगर E2 में चला गया, L1 E2 में चला गया और बाकी सब भी अपने गलत गलत में चले गए, तो सपोज इसके ये टोटल एक्स वेज में हो सकता है, इसके टोटल एक्स वेज होंगे, तो यार L1 का E2 में जाना या L1 का E3 में जाना बराबर है। तो 265 वेज टोटल हैं, इसमें ये पांचों चीज़ हुई होगी। और यार ये पांचों तो सेम ही है ना यार, पूरा सिमेट्रिक है। आप सोच के देखो सब कुछ इक्वली लाइकली है। तो L1 E2 में चला गया होगा, L1 E2 में आप देखो ध्यान से, L1 E2 में चला गया होगा, बाकी सब अपने गलत गलत में चले गए होंगे, तो उसके अगर एक्स वेज हैं तो L1 E3 में चला गया होगा, L1 तो L1 का E3 में जाना, इसके भी तो एक्स वेज आए होंगे भाई। सही बात है कि नहीं। और L1 E4 में चला गया होगा और बाकी लोग अपने गलत गलत में चले गए होंगे, इसके भी एक्स वेज होंगे। सोच के देखो ना। और इसके भी एक्स वेज आएंगे, इसके भी एक्स वेज आएंगे, अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हो बात। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 265 जो बना है, जो डी अरेंजमेंट ऑफ 6 बना है कि 6 लेटर अपने 6 लेटर अपने 6 एनवेलप में चले जाएं और सब अपने गलत गलत एनवेलप में चले जाएं, इसका आंसर तो 265 आएगा। तो 265 वेज में अगर मैं L1 को ऑब्जर्व करूं तो लेटर 1 या तो E2 में रहा होगा, या तो E3 में, या तो E4 में, या तो E5 में, या तो E6 में, और सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है, तो सब इक्वली लाइकली हैं। तो जब वो E2 में रहा होगा बाकी सब, अब तो सबके वेज तो सेम ही होंगे ना यार। L1 E2 में रहा होगा, सपोज एक्स वेज होंगे, है ना, उसके मतलब बाकी लेटर भी गलत गलत में होंगे, टोटल एक्स वेज में ही हो सकता है। तो 265 में या तो ये होगा, या तो ये, या तो ये, या तो ये, या तो ये, और बस पांचों इक्वली लाइकली है भाई। तो सबके वेज तो सबके एक्स वेज होंगे, सोच के देखो। तो ऑब्वियस सी बात 265 जो एक्चुअल में 5x के इक्वल होगा, 265 एक्चुअल में 5x के इक्वल होगा। सही बात है बिल्कुल। अगर सबको मैं ऐड कर दूँ तो बेटा x की वैल्यू कितनी आएगी, 265/5 विच इज़ नथिंग बट 53। तो x की वैल्यू 53 आ गई। x क्या चीज़ थी, x क्या चीज़ थी, ध्यान से देखो। x अगर मैं यहाँ पे देखूँ, x किस चीज़ के वेज थे कि L1 E2 में चला गया, या E3 में चला गया, या E4 में चला गया। तो L1 E2 में चला गया, उसके x वेज हैं, x ही तो निकालना है भाई, क्योंकि सवाल में तो वही पूछा है। सवाल में तो पूछा है ना कि लेटर 1 जो है एनवेलप 2 में चला जाए, तो वही तो बता रहा हूँ कि भाई लेटर 1 एनवेलप 2 में चले जाए, इसके तो एक्स वेज हैं। तो x की वैल्यू आ गई 53। तो इस क्वेश्चन को हमने दो वेज में कर लिया, दो मेथड से किया। ये मेथड 2 था और इसके पहले जो हमने किया था वो मेथड 1 था। दोनों मेथड बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बहुत मस्त हैं दोनों मेथड। मैं मानता हूँ अगर अपन IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, दोनों मेथड हमें पता होने चाहिए, है ना। दोनों मेथड में अपनी कमांड होनी चाहिए और दोनों अपने अंदर तक उतर जाने चाहिए। ये क्वेश्चन अगर आप पूरी तरीके से समझ लेते हो तो आपको डी अरेंजमेंट समझ में आ गया। ये क्वेश्चन अगर आप दोनों मेथड से समझ लियो, अगर आपने ये क्वेश्चन मेथड 1 से भी समझ लिया और मेथड 2 से भी समझ लिया, मैं बोल रहा हूँ डी अरेंजमेंट का कोई भी क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। अगर आप दोनों मेथड को अपने अंदर उतार लेते हो, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप ये जो दो मेथड मैंने बताए, मेथड 1 और मेथड 2, मेथड 1 D4 + D5 वाला जो मेथड था जिसमें 9 + 44 से आंसर आया था 53, और जो मेथड 2 था जिसमें D6/5 कर दिए थे, जिसमें 265/5 कर दिए थे, जिससे 53 आया। ये दोनों मेथड को अगर आप अपने अंदर उतार लेते हो, अच्छे से समझ के रखते हो, अगर आप पूर्णतः इस चीज़ को समझ पाते हो 100%, आपको खुद से विचार करना पड़ेगा, थोड़ा सा डीप थिंकिंग है, रिक्वायर्ड है, ऑब्वियस सी बात है। मैं गारंटी दे रहा हूँ IIT एडवांस लेवल पे डी अरेंजमेंट का एक भी सवाल आपका नहीं अटकेगा अगर आप ये दोनों चीज़ समझ गए, क्योंकि ये समझने से आपको डी अरेंजमेंट का पूरा फील आ जाएगा, पूरा फील। ठीक है भाई। तो चलिए, ये मैं बताना चाहता था इस सेशन में। ठीक है, और बढ़िया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे यार। ठीक है, चैनल पे बने रहें, है ना।
थोड़ा दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार, जो IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं। जो लोग PNC पढ़ें उनको उनके साथ ही क्वेश्चन शेयर करो। JEE एडवांस में पूछा हुआ है डी अरेंजमेंट का क्वेश्चन, देखो लोगों से हो रहा है कि नहीं, और ये सॉल्यूशन सब तक पहुंचा दो, है ना, तो ताकि सबका भला हो जाए और सबको बहुत कुछ सीखने को मिले, थोड़ा दिमाग खुल जाए। ऑल द बेस्ट।